वाह, क्या आईपीओ है। चलिए, तो फिलहाल अब जो है वाह क्या आईपीओ है सेगमेंट, जिसमें कि हालांकि अभी थोड़ा सा मामला ठंडा है, लेकिन कल से जो है एक नया आईपीओ आ रहा है और काफ़ी बेसब्री से लोग इंतज़ार कर रहे हैं भारतीय हेक्साकॉम के आईपीओ का। क्या आपको पैसे लगाने चाहिए, नहीं लगाने चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इन तमाम पहलुओं के साथ साथ एसएमई आईपीओ में क्या एक्शन हो रहा है, इस पर भी बातचीत करेंगे। और सबसे पहले बात भारतीय हेक्साकॉम की ही कर लेते हैं। भारतीय हेक्साकॉम पे क्या कुछ अपडेट है? ग्रे मार्केट प्रीमियम कुछ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है या नहीं? कल हम देख रहे थे काफ़ी वहाँ पर थोड़ी सुस्ती देखने को मिल रही थी। जी, आज भी देखें तो ग्रे मार्केट भारतीय हेक्साकॉम का उतना ही है जितना कल था। 570 रुपीज़ के ऊपर 39 रुपीज़ का ग्रे मार्केट में प्रीमियम मिल रहा है। कंपनी बेसिकली ब्रॉडबैंड की सर्विसेज प्रोवाइड कराती है राजस्थान और नॉर्थ ईस्ट रीजन में। आगे आपको इन्फॉर्मेशन कल देंगे कंपनी का फंडामेंटल कैसे है, कंपटीशन कैसा है, लेकिन आज आपको आईपीओ के स्ट्रक्चर के बारे में बता देते हैं कि शेयर कैसा है और आपके लिए जानना क्यों जरूरी है। देखिए, अभी भारतीय एयरटेल और गवर्नमेंट के TCIL के थ्रू दो इसमें ओनरशिप है। भारतीय एयरटेल के 70% और TCIL के 30% ओनरशिप। टोटल 50 करोड़ शेयर है, जिसमें से 35 करोड़ शेयर भारतीय एयरटेल के पास है, बाकी 15 करोड़ शेयर है सरकार के पास। अब सरकार इसमें से अपनी 50% ओनरशिप बेच रही है, यानी 7.5 करोड़ शेयर्स सरकार पब्लिक को दे रही है। तो उसका सरकार के पास बचेंगे 7.5 करोड़ शेयर्स, यानी 15%। हमारे पास होगी, नॉर्मल पब्लिक के लिए होंगे 7.5 करोड़ शेयर और बाकी 35 करोड़ शेयर्स होंगे भारतीय एयरटेल के पास। और 7.5 करोड़ शेयर्स ही पब्लिक मार्केट में आएंगे, जिस पर आगे जाके फिर ट्रेडिंग होगी। भारतीय हेक्साकॉम भारतीय एयरटेल की सब्सिडरी कंपनी, सर कैसे देखा जाए इसे? क्या इतने बड़ा ब्रांड वैल्यू है उसको देखना चाहिए, या फिर चूंकि ये उसी क्षेत्र में काम कर रही है और भारतीय की एक तरीके से कॉम्पिटिटर भी है, हालांकि एक ही राज्य में है, मुख्य तौर पे राजस्थान में, नॉर्थ ईस्ट में भी हालांकि इनका कारोबार है, कैसे देख रहे हैं आप इस पूरे आईपीओ को, और इसमें क्या पैसे लगाने चाहिए या फिर अवॉइड करके चलना ही बेहतर दिखाई दे रहा है आपको? विपुल जी, कोई बड़े लिस्टिंग गेन्स की मेरे को उम्मीद नहीं है। 15 से 20%, 10 से 15% भी हो सकता है आपको लिस्टिंग गेन होते हुए नजर आ सकते हैं। तो अगर कोई छोटे लिस्टिंग गेन के लिए बाई करना चाहते हैं तो एक सेफ स्टॉक है, वहां पे डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। पर मुझे लग रहा है बेटर है अगर आपके पास भारतीय एयरटेल है पोर्टफोलियो में तो उसके साथ ही जाना बेटर रहेगा। पर अगर कोई 10 से 15% की लिस्टिंग गेन के लिए बाई करना चाहता है या फिर लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई करना चाहता है तो उसमें कर सकते हैं। क्योंकि आजकल विपुल जी आपको पता है 20% के भी लिस्टिंग गेन आपको छोटे लगता है, क्योंकि आप 100%, 50%, 70% तक की लिस्टिंग गेन्स हमने काफी आईपीओ में देखे हैं। ओवरऑल कंपनी काफी अच्छी है, नो डाउट फंडामेंटल्स भी स्ट्रांग है, थोड़ी हो सकता है वैल्यूएशन थोड़ी स्ट्रेच्ड है। एक प्रमोटर पूरा कंप्लीटली आप कह सकते हैं पार्शियली एग्जिट भी इस कंपनी से हो रहा है। तो बेटर है अगर आपके पास भारतीय एयरटेल या रिलायंस है तो उसमें डेफिनेटली पोर्टफोलियो में रखें। प्योरली लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, छोटे लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इस कंपनी में करके चल सकते हैं, क्योंकि पूरा ओएफएस है, कोई फ्रेश इश्यू नहीं है। इसलिए मेरी थोड़ी राय आप कह सकते हैं मिक्स्ड बैग है। छोटे लिस्टिंग गेन्स के लिए डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म निवेश की सलाह स्टॉक में नहीं। लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करने की सलाह नहीं है, छोटा लिस्टिंग गेन चाह रहे हैं। अभी आप लोगों की हो सकता है तनख्वाह ही हो, तो अगर आप चाह रहे हैं हफ्ते 10 दिन में अगर 10-12% मिल जाए और आईपीओ में फिर आप अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन जैसा सर ने बिल्कुल सही कहा कि अब कैसे कहते हैं कहावत के तौर पे कि खून लगना, तो लोगों को 50%, 70%, 80% का ऐसा लत लग गई कि उनको अब 10-15% का ऐसा लगता है कि उनको लॉस हो गया है। तो लेकिन हाँ, अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो लिस्टिंग गेन के लिए 7-8%, 10% के लिस्टिंग गेन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई कुछ एक दर्शक भी हमारे साथ प्रश्न पूछ रहे हैं, उसके बाद से आगे बढ़ते हैं और एसएमई क्षेत्र के बारे में भी बात करते हैं। मोटो जोशी जी कह रहे हैं कि सर एक्सिकॉम टेली के में आईपीओ में मैंने लिया था, अब मैं लॉस में हूँ, 234 की इनकी खरीद है। कह रहे हैं कि होल्डिंग टाइम जो है इलेक्शन तक होल्ड कर सकते हैं, अभी मैं इसे बेच दूं या फिर इसमें बना रहूं। हाल की लिस्टिंग सर एक्सिकॉम टेली अभी हम लोग बात कर रहे थे, लेकिन इन्होंने अलग से आईपीओ क्वेश्चन के तौर पर इसका जिक्र किया है, तो आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर? विपुल जी, आईपीओ के टाइम पे स्टॉक ने आप कह सकते हैं उसी के टाइम स्टॉक ने थोड़ा आप कह सकते हैं हाई बनाया था। अगेन मार्केट की करेक्शन के साथ जरूर नीचे आया। थोड़ा व्यू अगर लंबा रखते हैं, इलेक्शन से ज्यादा 1 से 2 महीने अगर और देते हैं तो मुझे लगा उनके प्राइस के ऊपर इजीली स्टॉक निकलता हुआ नजर आएगा। ऑलरेडी मैंने कहा 270, 280 तक के टारगेट्स लॉन्ग टर्म में नजर आ रहे हैं, तो एटलीस्ट थोड़ा व्यू बड़ा रखे, 3 से 4 महीने का व्यू अगर रखते हैं तो 250 तक के तो इजीली ये टारगेट्स अचीव करता हुआ नजर आ सकता है। तो 250 के आसपास आता है तो इनका एक अच्छा एग्जिट भी मिल सकता है। तो थोड़ा व्यू बड़ा करें, 1 से 1.5 महीना और इसको दें तो 240, 250 तक के टारगेट स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। जी,
सॉरी, एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर्स की क्या स्थिति है, कब लिस्टिंग हो रही है, क्योंकि ताकि हमारे जिन लोगों को अलॉटमेंट मिल रही होगी वो लोग ये जानना जरूर चाहेंगे। क्या सलाह रहेगी आपकी? जी, एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर्स की कल लिस्टिंग होगी। भारतीय हेक्साकॉम खुलेगा, उसी के साथ साथ कल एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर्स की लिस्टिंग भी होगी, तो आपको कल अपडेट देंगे। लेकिन अगर अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम पर नजर डालें तो वो थोड़ा घटता हुआ नजर आया है। तो कुछ दिन पहले तक 210 रुपीज़ के प्राइस पे 125 रुपीज़ का ग्रे मार्केट प्रीमियम मिल रहा था, यानी 60% के आसपास। लेकिन अब ग्रे मार्केट प्रीमियम है 95 रुपीज़ का, यानी 210 के ऊपर 95 का प्रीमियम, मतलब 45% का प्रीमियम, जो कुछ दिन पहले तक 60% का प्रीमियम बना हुआ था। चलिए, तो ग्रे मार्केट प्रीमियम थोड़ा घटा है, और एक तो जो सेंटिमेंट थोड़े से आईपीओ बाजार को लेकर के थोड़े से ख़राब हुए हैं, उस वजह से भी हो सकता है अब लिस्टिंग के समय नज़दीक आके थोड़ी सी नर्वसनेस बढ़ रही होगी। यहाँ पर स्टॉक बॉक्स, SMIFS और प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज, इन सब की तरफ से जो है सब्सक्राइब की सलाह दी गई थी। प्रॉफिट मार्ट हालांकि कह रहे हैं कि सिर्फ लिस्टिंग इन लेकर निकल जाएं। सर, लिस्टिंग कल होनी है, जिन लोगों को भी अलॉटमेंट होगी उनके लिए क्या स्ट्रेटजी उनके लिए होनी चाहिए, किस तरह की लिस्टिंग की आप उम्मीद लगा रहे हैं, और क्या कुछ कहेंगे हमारे दर्शकों को? और जो लोगों को नहीं मिलता है, क्या वो सेकेंडरी मार्केट में चेस कर सकते हैं प्राइस को? विपुल जी, अच्छी लिस्टिंग होने के मुझे लग रहा है संकेत है। मार्केट सेंटीमेंट जरूर सुधरा है, और कंपनी एक अच्छे सेगमेंट में है, और अगर ये गवर्नमेंट रिपीट होते हैं, सेंटीमेंट्स इस सेक्टर के लिए काफी अच्छे होते हुए नजर आ सकते हैं। तो प्योरली लिस्टिंग गेन्स के लिए जिन्होंने बाई किया है, मुझे लग रहा है अच्छे लिस्टिंग गेन्स बनने चाहिए। जीएमपी अभी वो नहीं बता रहा, पर एक्सपेक्टेशन मुझे है कि अच्छे ओवरऑल प्रॉफिट बन सकते हैं। तो लिस्टिंग गेन के लिए जिन्होंने बाई किया, डेफिनेटली उनको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और जिनका व्यू 1 से 1.5 साल है, मिनिमम 1 साल के ऊपर है, अगर वो थोड़ा रिस्क ले सकते हैं तो इसको होल्ड करके चले। वरना मेरी कोई ज्यादा लॉन्ग टर्म होल्डिंग की राय नहीं है। अगर आपको लिस्टिंग गेन अच्छे मिलते हैं तो वहां पे एक बार बुक करके निकल सकते हैं। और जिनका व्यू लंबा है, 12 से 18 महीने मिनिमम व्यू है, तो वो डेफिनेटली होल्ड करके चल सकते हैं। ठीक, तो ये राय यहाँ पर एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर्स को लेकर के निकल करके आती हुई। अब एसएमई क्षेत्र के अंदर क्या कुछ एक्शन हो रहा है वो शौर्य से समझने की कोशिश करते हैं। शौर्य, एसएमई क्षेत्र में क्या कुछ हलचल मची हुई है? जी, एसएमई क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा एक्शन है। जिन आईपीओ में बहुत अच्छा एक्शन मिल रहा है और ग्रे मार्केट ज़्यादा है, उनमें से पहला है टीएसी इन्फोसेक। टीएसी इन्फोसेक का आखिरी दिन है और अभी 200 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हो चुका है। और ग्रे मार्केट में बात करें तो 106 रुपये के ऊपर 125 रुपीज़ का ग्रे मार्केट में प्रीमियम, यानी 118% का प्रीमियम नजर आ रहा है। दूसरी कंपनी है रेडियोवाला। रेडियोवाला का आईपीओ भी 143 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है और ग्रे मार्केट में कंपनी को 76 रुपीज़ के ऊपर 43 रुपीज़ का जीएमपी मिल रहा है, यानी 57% के आसपास प्रीमियम। तीसरी कंपनी है क्रिएटिव ग्राफिक सॉल्यूशन। क्रिएटिव ग्राफिक सॉल्यूशंस 5 गुना बढ़ चुका है अभी लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से, और ग्रे मार्केट में अगर नजर डालें तो कंपनी को 60% के आसपास का प्रीमियम मिल रहा है। चलिए, जरा इस बीच चलते हैं अरुण जी के पास और उनसे समझने की कोशिश करते हैं। सर, ये जो एसएमई क्षेत्र के आईपीओज हैं, आप काफ़ी पैनी निगाह रखते हैं और देखते रहते हैं, इनमें से किसी पर कोई ऐसी कंपनी लग रही है जहां पे आपको लगता है कि सब्सक्राइब किया जा सकता है आईपीओ को? ऊपर जी, अगर आपको याद होगा तो मैंने एक कंपनी पहले भी आपको रिफर की थी, एग्जैक्टली मुझे नाम याद नहीं आ रहा। टैक इन्फोसेक पे मैंने इसको रिकमेंड कर दी थी कि ओवरऑल लिस्टिंग गेन्स इसमें अच्छे बन सकते हैं, तो मुझे लग रहा है इसमें अच्छे लिस्टिंग गेन बनेंगे। K2 इंफ्राजेन लिमिटेड है, इस पे भी एक कवरेज दी है कि प्योरली लिस्टिंग गेन्स के लिए अगर कोई अप्लाई करना चाहता है तो उसमें डेफिनेटली कर सकता है। कल लास्ट डेट है इसके एप्लीकेशन की, तो K2 इंफ्राजेन में कर सकते हैं। 30 से 40% का गेन वहां पे भी मिल सकता है। एक ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट वाली कंपनी, ओवरऑल मुझे लग रहा है ये सेगमेंट काफी अच्छा करना चाहिए। तो ओवरऑल सभी में अदर देन टैक इन्फोसेक की बात करें तो K2 इंफ्राजेन में करें। अगेन सेम रिपीट करता हूं विपुल जी, प्योरली लिस्टिंग गेन्स के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किसी भी एसएमई स्टॉक में हम निवेश की सलाह नहीं दे रहे, क्योंकि रेगुलेशंस आना बाकी है जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं नेक्स्ट 1 क्वार्टर में आते हुए नजर आएंगे। तो लॉन्ग टर्म निवेश की राय किसी में भी नहीं है। लिस्टिंग गेन्स जो भी मिलते हैं, लिस्टिंग डे के दिन अगर आपको अलॉटमेंट आता है तो जो भी लिस्टिंग गेन्स मिलते हैं उसको बुक करके निकल जाने की राय रहेगी। टैग इन्फोसेक ऑलरेडी मैंने कहा, और अगर आपने नहीं किया है तो K2 इंफ्राजेन में कर सकते हैं। ये दोनों स्टॉक में अच्छे लिस्टिंग गेन्स बन सकते हैं। ठीक, ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई एसएमई क्षेत्र को लेकर के लंबी अवधि के लिए निवेश की सलाह नहीं है, लेकिन जो आईपीओ आपको सजेस्ट किए गए हैं उसमें आप लिस्टिंग गेन के लिए अवश्य अप्लाई कर सकते हैं। और कल से काफ़ी एक्शन शुरू होगा और कल हम फिर से आएंगे और बहुत डिटेल में बातचीत करेंगे भारतीय हेक्साकॉम के बारे में कि वहाँ पर क्या कुछ और हो सकता है और क्या कुछ स्टोरीज निकल के आई हैं, क्या कुछ फंडामेंटल्स कह रहे हैं। तो कल भी हम लेकर के आएंगे वहाँ के आईपीओ सेगमेंट के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया शौर्य इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए और आईपीओ बाज़ार पर अपडेट देने के लिए, धन्यवाद आपका। इस बीच शेख मोइनुद्दीन साहब कह रहे हैं
कि सर आई डिडंट रिसीव एनी मनी फ्रॉम मनी 9। सर ठीक है, मतलब मनी 9 नाम है, लेकिन आपको मुनाफे के ज़रिए पैसे जो है वो मनी 9 के माध्यम से जो है वो मिल रहे हैं, तो इतने में संतुष्ट हो जाइए। तो फिलहाल के लिए वाह क्या IPO है, हमें इतना ही। वाह क्या IPO है।